नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको अनुच्छेद 32 के बारे में पढ़ाया था, जो कि संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। और वहीं पर मौलिक अधिकार आपके सारे समाप्त हो गए थे। 6 मौलिक अधिकार हमें पढ़ने थे, हमने सारे पढ़ लिए थे। उस क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि जो अगली क्लास होगी उसमें हम आर्टिकल 33 और 34 पर बात करेंगे। किस पर? आर्टिकल और 33 और 34 पर बात करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें हमने लगभग में डिस्कस कर ली हैं क्लासेस में। क्लासेस सारी सीरियल से आ रही हैं, आपने देखा होगा, लगातार सीरियल से क्लासेस आपको मिल रही हैं। और नंबर इस बार मैंने क्लासेस में डलवाया कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जब आप प्लेलिस्ट खोलें तो आपको एक तरफ से क्लासेस दिख जाएँ, ठीक है। तो क्लास के नंबर देख करके आप क्लास करते चले जाएंगे। 42 क्लास हो चुके हैं इसके, 43वां क्लास ये होगा आपका, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्लास में। तो मौलिक अधिकार जो हैं वो आपको कुल मिलाकर के 6 कैटेगरी के दिए गए हैं। कितने? 6 प्रकार के। 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को उससे बाहर कर दिया गया। अच्छा, ये तो हो गया कि मौलिक अधिकार आपको दिए गए, ये आपके अधिकार हैं। लेकिन अधिकार के साथ साथ कुछ प्रतिबंध भी होते हैं, ठीक है। और केवल अधिकार नहीं दिया जाता है, कुछ प्रतिबंध भी होते हैं। और प्रतिबंध क्या करते हैं? आपके अधिकारों को सीमित करते हैं। तो अनुच्छेद 33 जो है, आर्टिकल 33, ये एक प्रकार से मौलिक अधिकारों का अपवाद है, ठीक है। क्या है? मौलिक अधिकारों का अपवाद। ये मौलिक अधिकारों का अपवाद है। कैसे? मौलिक अधिकारों का अपवाद इसलिए है क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कहीं पर सैन्य कानून लागू हो गए। क्या हो गए? सैन्य कानून लागू हो गए, सेना के कानून अगर लागू हो गए तो वहाँ पर आपके बहुत सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। हालांकि कुछ अधिकार हैं जो नहीं समाप्त हो सकते, जैसे गिरफ्तारी के विरुद्ध जो आपका अधिकार है या जीवन जीने का अधिकार है। ये अधिकार राज्य किसी भी परिस्थिति में नहीं छीन सकता है। लेकिन इसके अलावा जैसे मान लीजिए अभिव्यक्ति का अधिकार है, तो अभिव्यक्ति के अधिकार को रोका जा सकता है। संगम बनाने का अधिकार, इसको रोका जा सकता है। संचरण करने का अधिकार, इसको नियम बना के रोका जा सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के व्यवस्था ये है कि अनुच्छेद 33 कहता है कि संसद को यह पावर दिया जाता है, यानी कि यह शक्ति दी जाती है कि यदि वो उचित समझे, जो समाज के लिए, राष्ट्र के हित के लिए हो, ऐसे परिस्थिति में वो सेना के कानून को या पुलिस कानून को ऐसा बना सकती है जिससे लॉ एंड ऑर्डर या कोई सोशल प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। इन सबको मैनेज करने के लिए संसद को शक्ति दिया जाता है कि वो कानून बनाए। आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे कानून हैं भी, ठीक है, जैसे ASFA है, तो वो ऐसे एरियाज में लगाया जाता है जहाँ पर गतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कश्मीर में जो मिलिटेंसी है, या आप देखते हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो मिलिटेंसी है, वहाँ पर सेना के कानून लागू किए जाते हैं। जहाँ पर सैन्य कानून होता है उसके लिए अलग अधिनियम बना करके कानून लगाए जाते हैं। वहाँ पर आपका IPC और CRPC जो नॉर्मल है वो लागू नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर सैन्य रूल लागू होते हैं। और ये ज़रूरी क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ की स्थितियाँ बहुत बेकार होती हैं। जैसे कि J&K में आप देख रहे हैं कि आए दिन पाकिस्तान के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया गया और उनके उस जाल में फंस करके बहुत सारे कश्मीरी अपने ही देश के खिलाफ झंडा बुलंद करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। आए दिन आपको खबर देखने को मिलती है कि कोई बंदूक लेकर के तिरंगे को ही जो है चैलेंज कर रहा है, या आप देखेंगे कि वो आतंकवादी घटनाओं में भी सम्मिलित हो जा रहा है। जैसे बुरहान वानी का एक केस आया था, या सबसे प्रसिद्ध केस जिसको शायद आप सब लोग जानते हो, अफजल गुरु का केस। अफजल गुरु एक व्यापारी था, फल का व्यापारी था, कश्मीर का रहने वाला था। वो दिल्ली में फल का व्यापार करता था, आज़ादपुर मंडी में। उसी समय पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा कर रहा था भारत में बम ब्लास्ट का, जो संसद में बम ब्लास्ट हुआ था, आतंकवादी घुसे थे अंदर, उसकी प्लानिंग हो रही थी पाकिस्तान में। मोहरा बने अफजल गुरु, जो कि अपने ही देश के थे। इसके पीछे उनका क्या होता है, वो कश्मीर के लोगों को इस्लाम के नाम पर भारत से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रयास आज से नहीं है, देश की आज़ादी के साथ से ही है।
लेकिन वो अपनी नापाक हरकत में कभी वो कामयाब नहीं हुए, हालांकि नुकसान कुछ ना कुछ भारत का करते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में सामान्य मौलिक अधिकार लागू नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा कि जब धारा 370 को निष्प्रभावी करने के लिए संसद में सारी कार्रवाइयाँ हो रही थी, उस समय जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट को बंद कर दिया गया। या आप देखते हैं कि कई बार जब कोई जैसे मान लीजिए नीट की परीक्षा होती है या यूपीएससी की कोई परीक्षा होती है, कोई बड़ी परीक्षा होती है और उसमें गवर्नमेंट को ये लगता है कि यहाँ पर इंटरनेट से कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो जैमर लगा दिया जाता है। ठीक है, जैमर लगा करके क्या कहता है, उस क्षेत्र के इंटरनेट को कमज़ोर कर दिया जाता है। अब इससे होता क्या है कि जो इंटरनेट के द्वारा जुगाड़ करने में बैठे थे ना, उनका इंटरनेट चलेगा ही नहीं, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब चूंकि ये प्रक्रिया सरकार के हाथ में होती है तो वो कर लेती है। ऐसे में आप कह सकते हैं, जो कि इंटरनेट यूज करने का अधिकार, या यूं कहें कि सोशल मीडिया या मीडिया पर अपने बात करने का अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट है एक तरीके से। आप उस जजमेंट को याद कीजिए, त्रिपुरा के हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सोशल मीडिया पर यदि कोई पोस्ट करता है तो उसका अभिव्यक्ति है और अभिव्यक्ति को रोका नहीं जा सकता है। यदि किसी ने रोकने का प्रयास किया तो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, यानी कि उसके मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा। अब मान लीजिए कि मेरा जोर से मन कर रहा है मोदी के खिलाफ कुछ लिखने का, ठीक है, या राहुल गांधी के खिलाफ कुछ लिखने का। अब पता चला कि सरकार ने इंटरनेट ही कमजोर कर दिया है, जैमर लगा दिया है, तो हो गया ना मेरे मौलिक अधिकार का हनन, हम लिख ही नहीं पाए वहां पर। लेकिन ऐसी व्यवस्था केवल संसद को दी गई है कि जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बिगड़ जाए, ऐसा लगे कि राष्ट्र में जो है एकता में उससे खतरा आ सकता है या कोई बड़ी जो है समस्या खड़ी हो सकती है सामाजिक दृष्टिकोण से, ऐसे केस में संसद को अधिकार है कि वो नियम बना करके सैन्य कानून लागू कर सकती है, कोई पुलिस कानून लागू कर सकती है और मौलिक अधिकारों को एक सीमा तक वो कंट्रोल कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है या उन्हें रद्द भी कर सकती है। हाँ, लेकिन ये कोई जो है आजीवन नहीं चल सकता है, इसका एक टाइमलाइन डिसाइड करना होता है कि ये टाइमलाइन डिसाइड होगा और गवर्नमेंट का काम होगा कि वो जो क्राइसिस है उसको मैनेज किया जाएगा और उसके बाद में स्थितियाँ फिर से नॉर्मल होंगी। यानी कि ये जो नियम है ये हमेशा के लिए नहीं होंगे, ये किसी शॉर्ट टाइम के लिए ही होते हैं। ठीक है, तो ये अधिकार किसको है, संसद को है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और जो है यहाँ पर लिख लेना है नोट करके, विधानमंडल को ये अधिकार नहीं दिया गया है। कोई विधानमंडल इसके संबंध में कोई भी कानून नहीं बना सकता है, यानी कि कोई पावर विधानमंडल के पास नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि पुलिस से संबंधित जो कार्रवाइयाँ होती हैं, तो पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है। किसका, राज्य सूची का विषय है। अब राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मूलतः किसका है, विधानमंडल का है। किसका है, विधानमंडल का है। लेकिन आप जानते हैं कि विधानमंडल की जगह पर संसद भी इसके संबंध में कानून बना सकती है, लेकिन इसके लिए व्यवस्था क्या है कि राज्यसभा उसका स्टार्टिंग कर सकता है और आधे से अधिक राज्य इस बात पर सहमत हो कि ऐसा होना चाहिए तो हो सकता है, लेकिन नॉर्मली विधानमंडल ही कानून बनाता है। अच्छा, अगर पुलिस के द्वारा कहीं पर मौलिक अधिकार को नियंत्रित करना है तो उसके लिए कानून बनाने का अधिकार केवल संसद का, विधानमंडल को दिया नहीं गया है, तो क्या पुलिस के मामले में कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि बन सकता है। कैसे, संसद को ये पावर दिया गया है कि आप बनाइए और फॉलो करने का काम किसका है, वो विधानमंडल अपने रीत से उसको फॉलो कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 33 के अधीन मौलिक अधिकारों को किसी भी दशा में सीमित करने का अधिकार और इसका कानून सिर्फ संसद को बनाने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा कोई भी और प्राधिकार नहीं है जो है भारत में जो ऐसा कानून बना सकता है। वो कोई विधानमंडल नहीं है, कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है, कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो बना सकती है। ठीक है, केवल संसद को ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 34 क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 34 भी लगभग 33 जैसा ही है, लेकिन उसको स्पेशली रखा गया है सैन्य कानूनों के लिए। किसके लिए, सैन्य कानूनों के लिए। तो जो आपका अनुच्छेद 34 है, आर्टिकल 34,
ये अनुच्छेद 34 जो है ये स्पेशली सैन्य कानूनों के लिए है। किसके लिए है? सैन्य कानूनों के लिए है। और इसमें क्या कहा गया है कि संसद कोई भी ऐसा सैन्य कानून बना सकती है और मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है अनुच्छेद 34 ये सीधे सीधे किसके लिए है? ये सैन्य कानूनों के लिए है। जैसा कि अनुच्छेद 33 में है उसी प्रकार से चीज़ें इसमें भी कही गई हैं, ये उससे अलग नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने पूरा मौलिक अधिकार अच्छे से समझ लिया। हमने उसके बारे में सारी बातें कर ली कि अधिकार क्या क्या हैं, उनके वर्ग को समझ लिया, हर अनुच्छेद को समझ लिया। अब इसके बाद में जो क्लासेस होंगी आपकी वो डीपीएसपी की होंगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की होंगी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की होंगी। बहुत मज़ा आने वाला है। अगला जो क्लास होगा उसमें हम पहले कंपेरेटिव जो है एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट में। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है। बहुत सारे जो बेसिक सवाल यूपीएससी कई बार पूछती है वो मिला जुला के पूछती है, क्योंकि सीधे सवाल बहुत इजी हो जाते हैं। और यूपीएससी जैसी परीक्षा में यदि आपको उसका प्री क्रैक करना है, मेंस में उत्तर लिखना है, ऐसे में आपकी समझ बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। तो जो अगली क्लास होगी उसमें हम वही बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट में बेसिक अंतर क्या हैं, दोनों को लेकर के संविधान बनने से पूर्व की अवधारणाएं क्या थी, क्या क्या उसका वर्गीकरण है, वो सब हमें अगली क्लास में समझना है। फिलहाल हमने मौलिक अधिकार समझ लिया है और ये क्लास जो आपकी चल रही है लगातार चलती रहेगी। अच्छा, कई बच्चों की शिकायत मैंने देखी थी कमेंट बॉक्स में, उनकी शिकायत ये थी कि जो है सर पॉलिटी की क्लास लगभग समाप्त होने वाली थी, नई सिरे से उसको क्यों शुरू किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो यूपीएससी है यहाँ पर क्लासेस हमेशा साइक्लिक फॉर्म में चलती रहती हैं, तो वो क्लास आपकी जो है कवर हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ें वहाँ पर छूटी 15-20% सिलेबस आपका जो छूटा हुआ है वो साइक्लिक क्रम में जो है आपका पूरा हो जाएगा। बाकी कुछ और सब्जेक्ट की क्लास हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, उसका अपडेट भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे डीपीएसपी पर। बहुत बहुत धन्यवाद।